तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, अगर हम बात करें कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप अकाउंटिंग क्यों करते हैं? किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग क्यों करते हैं? आप किसी बिजनेस का अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि पता चल सके कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है ना। यही मेन उद्देश्य होता है अकाउंटिंग करने का, कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में। क्लियर है? अब बच्चों, आपको निकालना क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है ना। तो इसे निकालने का दो तरीका हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा हो सकता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करके भी प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करके भी प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। तो आइए इन दोनों बेसिस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहां पे बच्चों कह रहा है कि अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। बहुत ही सिंपल है। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आपके बिजनेस में जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाता है ना, जब तक आपके बिजनेस में अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता है कैश के रूप में या फिर बैंक में, तब तक आप उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है? तब तक उसे आप अपना बिजनेस का इनकम नहीं मानेंगे, है ना। जब तक कि आपके बिजनेस में वो अमाउंट रिसीव ना हो जाए। जनरेट हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने गुड्स सेल कर दिया उधार में, आपको पैसा नहीं मिला, तो आप मान करके चलेंगे कि आपको इनकम नहीं हुआ है, आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गई? आगे कर रहा है बच्चों कि सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। उसी तरह जब तक आप किसी एक्सपेंस के लिए अमाउंट पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक आप ये मान करके नहीं चलेंगे कि वो आपके लिए एक्सपेंस है, तब तक आप उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक्चुअल में कैश पेमेंट कर देते हैं, एक्चुअल में कैश अगर आप रिसीव कर लेते हैं, तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। वो आपके लिए इनकम होगा, वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर कहीं पे बकाया है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है? कैश बेसिस में क्या होगा कि मेन जो मुद्दा है वो कैश ही है ना। कैश रिसीव हुआ तो एंट्री करना है, कैश पेमेंट हुआ तो एंट्री करना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है? आगे करें बच्चों कि इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड टू देम। बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहा है बच्चों कि जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होंगे, जितने भी उधार वाले लेन देन होंगे, उन सारे ट्रांजेक्शंस को आपको इग्नोर कर देना है। उन सारे ट्रांजेक्शंस को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। कब तक? जब तक कि एक्चुअल में आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता है या फिर एक्चुअल में आप अमाउंट पेमेंट नहीं कर देते। क्लियर है? आगे करा है बच्चों कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। बकाया एक्सपेंसेस को भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिकॉर्ड करना है, नहीं करते हैं तो नहीं करना है। ठीक है? उसी तरह एक्रूड इनकम भी अगर कहीं पे है तो उसे भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आपको रिसीव हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेना है, नहीं हुआ नहीं करना है। ठीक है? आगे करना है बच्चों कि दिस बेसिस इज यूजफुल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर, लॉयर एंड सम रिलेटिवली स्मॉल बिजनेसेस, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए उपयोगी है, जहाँ पे वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए ये जो बेसिस है वो उपयोगी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कहता है बच्चों कि अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड। आगे कहना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में कहीं भी इनकम जनरेट हुआ है, कहीं भी एक्रू हुआ है या फिर कहीं से भी इनकम आपको अर्न हुआ है, ठीक है, तो वो इनकम आपको कैश में रिसीव हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, है ना, उसे आपको रिकॉर्ड कर ही लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मान लेते हैं कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में अगर कहीं पे भी आपका इनकम जनरेट हुआ है और उसका पैसा बकाया है, वो आपको अभी कैश में नहीं मिला है, बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है कि हाँ इतना रुपया जो है मेरा इनकम हुआ है इस साल में। समझ में आया? आगे कराया बच्चों फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स विल बी इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई उधार माल बेचा है,
ठीक है। तो जितने रुपए का उधार आपने माल बेचा है उसे आप टोटल सेल के वैल्यू में ऐड करके दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने टोटल इतने रुपए का सेल किया, चाहे उसके लिए आपको अमाउंट रिसीव हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आपने उतने रुपए का सेल कर दिया है, उतने रुपए का इनकम आपका जनरेट हो गया है, वो इनकम आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन जिस पीरियड में जनरेट हुआ है उसी पीरियड में आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। आगे बच्चों, सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू। आगे कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज पेड और नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि उसी तरह से अगर कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया है, अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या फिर नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास कुछ स्टाफ है, हाँ, मार्च महीने में, मार्च 2021 का सैलरी आपने किसी कारण से उसे पेमेंट नहीं कर पाया, वो सैलरी का अमाउंट ड्यू रह गया। तो ये जो एक्सपेंस है, वो जो सैलरी का अमाउंट है, वो किस पीरियड के लिए एक्सपेंस माना जाएगा? जिस पीरियड में वो ड्यू हुआ है, यानी कि 2021 में वो ड्यू हुआ है, तो वो 2021 में ही उसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है, ड्यू हो जाता है, तो आप उसे उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो उसी पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में भी मैंने वही एग्जाम्पल लिया है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड व्हेन इट वाज ड्यू, नॉट इन द पीरियड व्हेन इट वाज पेड। ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। क्लियर है? तो आइए बच्चों, हम लोग कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस के बीच कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, जिसे देखने के बाद आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम अगर बात करें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो कैश बेसिस में कहता है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, है ना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। एक्रूअल बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ कहता है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, है ना। कैश ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, दोनों तरह के ट्रांजेक्शंस को आप एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। आगे है बच्चों, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूअल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। तो कैश बेसिस में कर रहा है कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूअल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड। बहुत ही सिंपल है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को ही आपको रिकॉर्ड करना है। एक्रूअल बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ कहता है कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, है ना। यानी कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस बेसिस में? तो एक्रूअल बेसिस में। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे कहता है बच्चों कैश बेसिस में कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट अ सर्टेन, है ना। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ उसका करेक्ट आंसर आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को तो आप भूल जा रहे हैं। तो वैसे में सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल पाएगा। एक्रूअल बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ कर रहा है कि असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल पाता है, क्योंकि आप सारे ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? लीगल पोजीशन की अगर हम बात करें तो कैश बेसिस में यहाँ पे कहता है बच्चों कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 आपको रिकमेंड नहीं करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। वहीं अगर एक्रूअल बेसिस की बात करें तो यहाँ कहता है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 आपको कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। क्लियर है? सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ कैश बेसिस में कहता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सिंस दे रिक्वायर कंपेरेबिलिटी लेस इंफॉर्मेशन। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर जहाँ पे कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है। एक्रूअल बेसिस की अगर हम बात करें तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस विद प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस सबके लिए सुटेबल है एक तरह से समझाया जाए तो, ठीक है ना। चलिए, टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें तो कैश बेसिस में कहता है कि इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। कैश बेसिस मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जबकि एक्रूअल बेसिस में कहता है कि इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज फॉर एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह।
है ना। जबकि एक्रूअल बेसिस मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंट्स का टेक्निकल नॉलेज पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप सही ढंग से अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आगे आपको अकाउंटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।